राधे राधे दोस्तों। इससे जो पूर्व की क्लास थी हमारी, उसमें हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने गोलीय दर्पण लिए थे जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण की बात हुई थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो लेंस के द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे। इसमें भी वही गोलीय लेंसों में उत्तल लेंस व अवतल लेंस के बारे में हम बात करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं गोलीय लेंसों से। तो गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, तो इसमें लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। लेंस क्या होते हैं? तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों ही पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस व अवतल लेंस, ये इसके उदाहरण है। अब हम बात करें पहले उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी नाम आप याद रखें। तो वह लेंस जो किनारों पर दबा हुआ हो और बीच में से उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। तो एक ऐसा लेंस जो किनारों से दबा हुआ और बीच में से उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम से पता चल जाएगा उत्तल लेंस कैसा होता है। नेक्स्ट हम देखें मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ये याद रखें आप, इंपॉर्टेंट चीज है। जो मानव नेत्र होता है दोस्तों, उसमें क्या रहता है? उत्तल लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो दूरदृष्टि दोष है उसके उपचार में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखें, जो उत्तल लेंस है इसकी क्षमता धनात्मक होगी और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसमें उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति। ये उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियां होती है, उनके बारे में हम देखेंगे। ये जो स्थितियां है इसको आप तुलनात्मक रूप से अवतल दर्पण वाले केस में जो हमने प्रतिबिंब की स्थितियां देखी थी उसको आप इससे मिलाए और देखें, दोनों को एक साथ, दोनों लिस्टों को एक साथ रखें। ये एक तरह से लिस्ट बनी हुई है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिंब की स्थिति कहाँ कहाँ पर है और उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो उत्तल लेंस के जो आप तुलना करोगे वो अवतल दर्पण से करोगे। याद रखना, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की तुलना करनी है और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की तुलना करनी है। दोनों में अलग अलग दर्पण की, जैसे वहां पर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो लेंस में अवतल लेंस से उसकी तुलना करेंगे, और अगर हम वहां पर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो लेंस में हम उत्तल लेंस से उसकी तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो डायग्राम रहते हैं, जो डायग्राम मतलब बिंब जो रहेगा उसकी प्रतिबिंब जो बनेगा बिंब का, वो इनमें जो तुलनात्मक अध्ययन होगा वो उन दोनों ही केसों में अलग अलग होगा। जैसे मैं उत्तल लेंस की तुलना किससे करूंगा? अवतल दर्पण से करूंगा। आप दोनों लिस्टों को जब देखोगे तब आप समझ में आ जाएगा आपके कि ये चित्र किस प्रकार से या इसकी जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनेगा। अब देखो आप, उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये f1, 2f1, ये f2 और 2f2, ये इनकी फोकस दूरियां जो मैंने यहाँ पर इसमें बना दी। अब आप देखो बिंब की स्थिति, पहला केस है अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो मतलब बहुत दूरी पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बनेगा फोकस f2 पर। जब बिंब बहुत दूर हो मतलब वस्तु बहुत दूर इधर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इस f2 के ऊपर। तो कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का। वास्तविक तथा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी वास्तविक तथा उल्टा, और प्रतिबिंब की साइज रहेगी अत्यधिक छोटा और या फिर बिंदु साइज का। अब हम बात करें, पहले तो हमने बिंब को अनंत पर रखा था। अब जो बिंब है वो 2f1 से परे है। 2f1 से परे मतलब 2f1 से थोड़ा सा दूर। 2f1 है, इसके परे मतलब इसके इधर की साइड है, और थोड़े ही दूर है मतलब 2f1 के पास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। जैसे पहले केस तो अनंत का था, अब जो है 2f1 के परे मतलब 2f1 के इधर है। ठीक है। अब जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वह बनेगी f2 तथा 2f2 के बीच। ये रहा f2 और ये 2f2, इनके बीच में यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु 2f1 के पास में रहेगी इधर कहीं पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा f2 और 2f2 के मध्य। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? क्या बनेगा? छोटा बनेगा, इसकी साइज जो रहेगी छोटा रहेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब जब हम तीसरा केस देखते हैं, जब बिंब जो है वो कहां पर है? 2f1 पर, मतलब वस्तु 2f1 पर रखी है, तो जो प्रतिबिंब रहेगा वो भी कहां बनेगा? 2f2 पर बनेगा। जब वस्तु जो है इस 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, मतलब यहां वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। ठीक है दोस्तों। और प्रतिबिंब की साइज क्या रहेगी? समान साइज का रहेगा, मतलब जिस साइज का प्रतिबिंब यहाँ पर, जिस साइज की वस्तु रखी हुई है उसका जो प्रतिबिंब इधर बनेगा वो उसी साइज का बनेगा जिस साइज की इधर क्या है? वस्तु है। ठीक है। और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी? वास्तविक तथा उल्टा। अब अगला केस देखें, जब f1 तथा 2f1 के बीच हो। अब वस्तु क्या है? f1 और 2f1 के बीच में, मतलब वस्तु यहाँ बीच में आ गई, यहाँ पर कहीं वस्तु है, तो जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2f1 से परे। मतलब जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी
तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f1 से परे, मतलब इधर की साइड इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो उधर ना बन के क्या बनेगा, इधर की साइड इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की साइज क्या रहेगी दोस्तों, बड़ा। जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब आप इस केस को देखें अगले को, जब वस्तु जो है f1 तथा 2f1 के बीच है, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में रहेगी, मतलब f1 और 2f1 के बीच में रहेगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2f2 से परे। इसको आप 2f2 कर लें। यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो बनेगा 2f2 से परे। तो आप देखो वापस, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच रहेगी, f1 तथा 2f1 के बीच रहेगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2f2 से परे, मतलब इस 2f2 से परे, मतलब इधर की साइड क्या बनेगा, प्रतिबिंब इस 2f2 से उधर आगे की तरफ। प्रतिबिंब की साइज क्या रहेगी, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या रहेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब नेक्स्ट केस हम देखें, जब वस्तु जो है वो f1 पर है, अब वस्तु क्या है इस f1 के ऊपर, इस f1 के ऊपर क्या आएगी, वस्तु आ गई। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा, अब हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जब f1 पर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इधर की साइड बनेगा और बहुत दूर बनेगा। क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। जो प्रतिबिंब की साइज रहेगी दोस्तों वो रहेगी बहुत बड़ी, और वास्तविक तथा उल्टा, जो प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करें तो वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट केस हम देखें, फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र O के मध्य। जो प्रकाशित केंद्र O है और ये f1 है, इसके बीच में वस्तु यहां पर कहीं रखी है, यहां पर कहीं वस्तु है मान लो, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है। इधर वस्तु है तो वस्तु की ओर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब इधर की साइड ही बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, तथा क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा। तो यह जो आखिरी केस है इसको आप याद रखें, फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र O के मध्य अगर वस्तु रहेगी तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु रखी है, तथा कैसा बनेगा, बड़ा और आभासी तथा सीधा बनेगा। यह एक ही केस ऐसा है दोस्तों जिसमें प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन रहा है, बाकी सब में वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। तो इस केस को आप याद रखें और बाकी केसों को भी आप ध्यान में रखें, किस प्रकार की कंडीशन पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। मेन रूप से आप इस आखिरी वाले केस को याद रखें उत्तल लेंस में, बाकी लेंस में आपको पता रहेगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब की प्रकृति रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के बाद हम बात करते हैं अवतल लेंस की, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस किनारों पर उभरा हुआ होता है, जबकि बीच में क्या होता है, धसा हुआ होता है। अवतल लेंस जो रहेगा वो किनारों से उभरा हुआ और बीच में धसा हुआ रहेगा। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार में किया जाता है। तो याद रखें, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जो अवतल लेंस है दोस्तों इसकी जो क्षमता रहेगी वह ऋणात्मक रहेगी, और अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब आभासी, सीधे तथा छोटे होते हैं। ये एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसी को याद रखें। जैसे हमने उत्तल दर्पण में याद रखी थी ना कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब आभासी, सीधे तथा छोटे होते हैं, सेम लाइन हमने उत्तल दर्पण में याद रखी थी, वही हमें कहाँ याद रखनी, अवतल लेंस में याद रखने की। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा होगा। तो इसी प्रकार से ये लाइन आपको इसमें याद रखनी है। बस अवतल लेंस में इसी लाइन के द्वारा आपका जो है पूरा कार्य होगा। तो इस लाइन को आप याद रखें कि अवतल लेंस में बना जो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा। अब हम बात करें इसी में अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। अब अवतल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है उसको हम देखते हैं। यह अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब की स्थिति है, इसी प्रकार से हमने इसको उत्तल दर्पण में पढ़ा था, आप वहां से भी इसका तुलनात्मक अध्ययन करना। अब देखो ये अवतल लेंस है, यहाँ f1 फोकस 1, f2 फोकस 2, c1 केंद्र 1 और c2 केंद्र 2 है। अब देखते हैं हम बिंब कहां पर है। बिंब जो है पहले केस है अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f1 पर। जब बिंब मतलब इधर की तरफ वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस f1 पर बनेगा। अत्यधिक छोटा और किस साइज का बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। जो प्रतिबिंब रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा और बिंदु साइज का रहेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति की हम बात करें दोस्तों तो वह रहेगी आभासी तथा सीधा। जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वह जो रहेगा क्या रहेगा, इसमें आभासी तथा सीधा रहेगा। यही इसमें। नेक्स्ट हम बात करें अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। जब प्रतिबिंब है वह कहां बनेगा, जब वस्तु है बिंब की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में मतलब प्रतिबिंब की हमको स्थिति तब निकालनी है जब वस्तु क्या है या बिंब क्या है, इतनी बहुत दूर अनंत पर हो। तब जब वस्तु या बिंब बहुत दूर होगा, अनंत पर होगा, तो उस अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगा। जो अगला केस है हमारा, इसमें हमें जो अनंत तथा
लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच वस्तु हो, तो अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य यहां पर कहीं पर बनेगा। और प्रतिबिंब की साइज क्या रहेगी दोस्तों? छोटी रहेगी, और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। तो आपको अवतल लेंस में याद रखना, जो प्रतिबिंब रहेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इस मेन बात जो है, आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट हम बात करें दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन। जो आंखें रहती है इनमें अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, तो उनका क्या नाम है, उन्हें किस नाम से बुलाते हैं और उसका संशोधन क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। याद रखें, निकट दृष्टि दोष, इसका नाम तो निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को अवतल लेंस का प्रयोग कर दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या रहेगा? दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप याद रखें। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा दोस्तों? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नाम तो इसका भी दूर दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे इसके निवारण के लिए, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब अगला कंडीशन आती है जरा दृष्टि दोष की। इसमें क्या होता है? इसमें निकट तथा दूर दोनों प्रकार की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। जो जरा दूर दृष्टिता है, इसमें क्या रहेगा दोस्तों? जरा दूर दृष्टिता में निकट और दूर दोनों ही प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण हेतु द्विफोक्सी लेंस, कौन सा? द्विफोक्सी लेंस प्रयोग किया जाता है, जिसका ऊपरी भाग, याद रखें, ऊपरी भाग क्या रहेगा? अवतल रहेगा, और नीचे का भाग याद रखें क्या रहेगा? उत्तल रहेगा। याद रखना, द्विफोक्सी लेंस जो रहेगा उसमें ऊपर वाला भाग जो रहेगा, चश्मे में जो ग्लास लगेगा उसके ऊपर वाला जो भाग रहेगा वो उत्तल ना होकर क्या रहेगा? अवतल रहेगा। जो चश्मे रहेगा उसमें ऊपर का भाग क्या रहेगा? अवतल लेंस रहेगा, और नीचे वाला भाग क्या रहेगा? उत्तल लेंस रहेगा। मतलब ऊपर वाला भाग अवतल और नीचे वाला भाग क्या रहेगा दोस्तों? उत्तल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें दृष्टि वैषम्य दोष। इसे अबिंदुकता दोष भी क्या कहते हैं? तो दृष्टि वैषम्य दोष की बात करें, यह दोष कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, किसके कारण? कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो दृष्टि वैषम्य दोष है, इसमें समान दूरी पर रखी हुई ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाएं क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऊर्ध्वाधर का मतलब तो ऐसी रेखाएं, और क्षैतिज का मतलब ऐसी रेखाएं। जो अगर ये समान दूरी पर है तो ये क्या होगी? स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट हम बात करें इसके निवारण हेतु। जो दृष्टि वैषम्य दोष है, इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट हम देखें मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। नेत्र का क्रिस्टल लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। जो हमारा नेत्र रहता है इसमें जो क्रिस्टल लेंस रहता है वो दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। ये आजकल बहुत से लोगों के मोतियाबिंद की समस्या आती है। तो उसमें क्या होता है, आप देखें, क्रिस्टल लेंस जो होता है आंखों का वो दूधिया या धुंधला हो जाता है। आंख के अंदर क्या होता है? एक सफेद सफेद कलर का फफोले टाइप हो जाता है एक तरह से, या सफेद कलर का, उसमें क्या हो जाता है? दूधिया कलर का, धुंधला कलर का वो क्या हो जाता है? लेंस हो जाता है। इसके निवारण हेतु मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर क्या किया जाता है? कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। जो मोतियाबिंद युक्त लेंस रहता है आंख में, जो दूधिया या धुंधला हो जाता है, उसको हटाकर क्या करते हैं? वहां पर कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंट्रा ओक्यूलर लेंस कहते हैं। जो वो लेंस जो लगाते हैं कृत्रिम लेंस, उसको इंट्रा ओक्यूलर लेंस कहते हैं। ये नाम भी आप याद रखें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के क्या आता है? मध्य आता है। चंद्रमा जो है, ये देखो आप यहाँ पर, चंद्रमा क्या करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब देखो आप, ये रहा सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। अब जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये जो चंद्रमा है इसकी छाया क्या हुई? पृथ्वी पर पड़ने लगी। तो चंद्रमा की छाया, जैसे मान लो यहाँ पर भारत है, अब भारत में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होगा हम देखते हैं। जैसे यहाँ से सूर्य है, सूर्य की रोशनी इस चंद्रमा के ऊपर गिर रही है, और यहाँ पर जो इस जगह ये जो ग्लोब बना हुआ है, मान लो यहाँ पर भारत है। अब जैसे ही यहाँ भारत है, चंद्रमा बीच में आ रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर काट रहा है, तो सूर्य
और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया, और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने के कारण जो चंद्रमा की छाया है वो इस हिस्से पे पड़ी, और मान लो ये यहाँ पर क्या है, भारत है, तो हमारा देश भारत मान लो यहाँ पर है, और चंद्रमा की छाया जो है इस हिस्से पे पड़ी, तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य दिखाई नहीं देता, और हम देखेंगे तो हमें सूर्य नजर नहीं आएगा, तो वो कौन सी कंडीशन रहेगी, सूर्य ग्रहण की कंडीशन रहेगी। याद रखना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आएगा दोस्तों, चंद्रमा आएगा। इस बात को आप याद रखें, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगला केस, इसको आप देखना, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ये कंडीशन है सूर्य ग्रहण की। नेक्स्ट हम देखें चंद्र ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा की छाया में आ रही थी, और चंद्र ग्रहण में जो है चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ रहा है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण के कंडीशन में क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि को ही होते हैं, याद रखना। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन ही होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि को ही होता है। अब देखो आप, ये रहा सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आएगी, पृथ्वी आएगी। अब जो रहेगा, पृथ्वी की जो छाया है इस चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, जो पृथ्वी की छाया है वो किसके ऊपर पड़ेगी, चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने से चंद्र ग्रहण होगा। अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह चंद्र ग्रहण की कंडीशन रहेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इन दोनों ही कंडीशनों को, ये डायग्राम इसलिए बनाया। और चंद्रमा, जब चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा के दिन होगा, और सूर्य ग्रहण जो होगा वो अमावस्या की तिथि को होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश वाला जो हमारा चैप्टर था आज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वह प्रकाश से संबंधित हम एमसीक्यू की क्लास लेंगे। उसके बाद हम जो बायोलॉजी के टॉपिक है आपके कोशिका और इनसे संबंधित बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।